गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि फेडरिक सर्व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था और फिर हम लोग देखे थे यूटोपियन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का हिंदी होता है निरंकुश। निरंकुश का मतलब ही होता है जिस पर कोई ना हो अंकुश, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, जिस पर कोई कंट्रोल ना हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है कि ठीक है डेफिनेशन, लिटरली ए गवर्नमेंट और ये सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंस ऑन द पावर एक्सरसाइज। ठीक है, एक ऐसा शासन का यह स्वरूप है जहाँ पे शासक के शक्ति के इस्तेमाल में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ। अब बुक में जो दिया हुआ है वो तो है ही, लेकिन इसको हम अपने शब्दों में कैसे आंसर करेंगे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि एज मच एज पॉसिबल आ स्टूडेंट गिव द आंसर इन देयर ओन वर्ड, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम इसको अपने स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिंपल है। जब हम इस वर्ड का मीनिंग जान चुके हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है निरंकुश, जिस पे कोई ना हो अंकुश, जिस पे कोई बाउंडेशन ना हो, जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जिस पे कोई प्रतिबंध ना हो। ठीक है, ये एक शासक भी हो सकता है, एक रूल भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है। आप घर समाज में भी ऐसे लोगों को देख सकते हैं। इवन आजकल आप स्टूडेंट लोग को भी देखते होंगे जो किसी की बात को नहीं सुनता है, ना माँ बाप की बात सुन रहा है, ना बड़ों की बात सुन रहा है, ना किसी अभिभावक की बात सुन रहा है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि ही इज़ ए एब्सोल्यूटिस्ट पर्सन्स। बात समझ में आया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर रूलर्स हैज नो रिस्ट्रिक्शंस ओवर द पावर एक्सरसाइज, है ना। कि यह एक ऐसा शासन का स्वरूप है जहाँ पे शासक को शक्ति के इस्तेमाल में कोई प्रतिबंध है ही नहीं, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। शासक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं जो उत्तरी कोरिया का किम जोन है, वहाँ पे क्या है, राजतंत्र है। वो जो चाहता है वो कहता है। जैसे लुइस 14वां वो बोलता है कि आई एम द स्टेट एंड वाट एवर आई से दैट इज लॉ। ठीक है, मैं जो हूँ वो राज्य हूँ और मैं जो कहता हूँ वही कानून है ना। लुइस 16वां बुर्बा वंश का शासक था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ पे आप वो जानते होंगे, है ना, कि लुइस 14वां जो था वो वर्साय का शीश महल बनाया था। आज भी पेरिस जो है वो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल सिटी है ना। तो वही बनाया था लुइस 14वां। उसके बाद उसका बेटा लुई 15वां जो बहुत ही अय्याश था, है ना, और उसके बाद फिर लुइस 16वां शासक बना था। तो वो बोल रहा था। तो ये भाषा जो है वो किसका निकल सकता है कि मैं ही राज्य हूँ, मुझे भी राज्य मानो, और मैं जो कहता हूँ वही आप क्या है, कानून है ना। तो वैसे लोगों को हम बोलेंगे एब्सोल्यूटिस्ट, है ना। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर रूलर हैज नो रिस्ट्रिक्शंस, नो बाउंडेशंस, है ना, कोई एक वर्ड, है ना, ओवर द पावर एक्सरसाइज, है ना, कि उसके पावर इस्तेमाल में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट, है ना। उसके नीचे की ये को हम आपको बता चुके हैं, यूटोपिया क्या होता है। बुक के आंसर को भी पढ़ सकते हैं। और जो हम बताए हैं कि इट इज़ ए थिंकिंग अबाउट द सो आइडियल सोसाइटी कुड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, इसको हम यूटोपिया बोलेंगे। एक ऐसा सोच एक समाज के बारे में जो कभी भी समाज में अस्थायी रूप से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको हम पूरी तरीके से समाज में पा नहीं सकते हैं। वैसा समाज की कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये था यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है प्लेबिसाइड, है ना। प्लेबिसाइड एक वर्ड है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको आप लोग देखेंगे। प्लेबिसाइड क्या है, ये जनमत संग्रह है। प्लेबिसाइड क्या होता है, इसका हिंदी होता है जनमत संग्रह। अब जनमत संग्रह क्या होता है कि एक जैसे लोकतंत्र में अभी जो हम लोग वोट करते हैं ना, अभी हम लोग गुप्त मतदान करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष मतदान। और प्रत्यक्ष मतदान में क्या होता है, ये मतदान कहाँ पे होगा, ये होगा छोटे छोटे समाज में। जैसे घर भी है, क्या है, लोकतांत्रिक पद्धति से भी चल सकता है, राजतंत्रीय पद्धति से भी चल सकता है। राजतंत्रीय पद्धति उस तरीके को बोल सकते हैं कि घर में एक ही व्यक्ति है और वो जो बोलता है वो बात सभी को करना पड़ता है, वो जो कहता है वही सुनना पड़ता है, वो जो फरमाएगा वही घर में काम होगा। तो वैसे लोगों को भी हम एब्सोल्यूटिस्ट बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो जो चाहता है वही होता है।
और लोकतंत्र में क्या हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी से राय लेता है कि मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, एक घर बनाने जा रहा हूँ, तो इसमें आपकी क्या राय है, आप लोग भी अपना विचार दीजिए। और वो फिर लोगों के विचारों के बहुमत के आधार पर काम करना शुरू करता है। तो वैसे लोगों को हम लोकतांत्रिक बोल सकते हैं। अब लोकतंत्र में क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष मतदान और एक होता है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान में क्या होता है कि हम लोग वोट डालते हैं लेकिन नेक्स्ट आदमी को पता नहीं चलता है कि मैंने किसको वोट दिया है। और प्रत्यक्ष मतदान में क्या होता है, डायरेक्ट वोट में क्या होता है कि जैसे क्लास का मॉनिटर चुनना है तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि उपेंद्र के पक्ष में आप लोग हाथ उठाइए, तो आप लोग हाथ उठाए, फिर बोलेगा सुरेश के पक्ष में हाथ उठाइए। तो इसमें क्या होता है कि उपेंद्र और सुरेश दोनों देख रहा है कि कौन कौन दोस्त मेरे पक्ष में हाथ उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है। तो वहाँ पे ये पता चल जाता है और तुरंत वहाँ पे वोटिंग हो जाता है कि सुरेश के पक्ष में ज़्यादा मत आया है तो उसको क्लास का हम मॉनिटर बना देते हैं। तो प्लेबिसाइड में क्या होता है कि पीपल, अगर आप लिखेंगे या वहाँ पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ प्लेबिसाइड, तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि प्लेबिसाइड इज ए सिस्टम ऑफ इलेक्शंस वेयर पीपल सिट टुगेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रपोजल। बात समझ में आया? ये क्या है, एक चुनाव की प्रक्रिया है और उसमें क्या होता है कि लोग एक साथ आते हैं किसी प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के लिए और किसी प्रस्ताव को रिजेक्ट करने के लिए। उसी को यहाँ पे प्लेबिसाइड बोला गया है। प्लेबिसाइड छोटे समाज में होता है, जैसे घर में 8-10 व्यक्ति है तो वो साथ में एक साथ बैठ सकता है। गांव में ग्राम सभा होता है, वहाँ पे लोग एक साथ बैठ सकते हैं। लेकिन बड़े समाज में, जैसे भारत जैसे देश एक समाज है, यहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, तो यहाँ पे लोग एक साथ नहीं बैठ सकता, ना तो उतना जगह है और अगर जगह होगा भी तो ना लोग सब पहुँच सकते हैं। अगर पहुँच भी जाए और पूछेगा कि जीएसटी के बारे में हम लोग समर्थन चाहिए, अब जीएसटी के बारे में कितना लोगों को समझ में आएगा, तो वो समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बड़े समाज में जो होता है वो गुप्त मतदान होता है। लेकिन जो प्लेबिसाइड होता है, जनमत संग्रह जो होता है, वो छोटे समाज में होता है। वहाँ पे लोग एक साथ आकर के किसी भी बातों पर अपनी मत को दे सकते हैं या फिर उस मत को मानने से इनकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही होगा, है ना, कि इट इज ए सिस्टम ऑफ इलेक्शन वेयर पीपल सिट टुगेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रपोजल। बात समझ में आया? तो ये था यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। जो रियल इसका चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक आपके यही सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका मेन चैप्टर जो है वो यहाँ से शुरू होता है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। आप देखेंगे कि सबसे पहले दुनिया में अगर कहीं पे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, राष्ट्रवाद का मतलब आपको बताए हैं लॉयल्टी, है ना, देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति या फिर देश के लिए भावना, त्याग की भावना हो, चाहे बलिदान की भावना हो, चाहे मर मिटने की भावना हो, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। तो फर्स्ट फ्रॉम वेयर दिस फीलिंग हैड बीन ओरिजिनेटेड, कहाँ से ये फीलिंग जो है ओरिजिनेटेड हुआ था, तो दैट वाज फ्रांस। वो क्या था, वो फ्रांस था। बात समझ में आए? आप देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था, पूछ सकता है आपको 1 नंबर में, है ना, तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि 9-10 का हिस्ट्री जो है वो काफ़ी कंबाइंड है। तो ये चीज़ आपको पूछ सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, या फिर ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में जैसे भी आपको पूछे कि फ्रॉम विच कंट्री द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ओरिजिनेटेड, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि फ्रांस, है ना। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो वहाँ पे शासन था लुई 16वां का, और लुई 16वां के अगेंस्ट लोग विद्रोह किए और लुई 16वां को फांसी पे लटका दिए। उसके बाद जो फ्रांस का शासन था वो किसके हाथों में चला गया, वो क्रांतिकारियों के हाथों में चला गया। और क्रांतिकारी लोग अब फ्रांस का जो है भाग्य विधाता बन बैठे और वे लोग अब फ्रांस की नियति के बारे में, भविष्य के बारे में सोचने लगे और उसके हिसाब से वो कदम उठाने लगे। तो सबसे पहला जो कदम उठाया गया था उनके द्वारा फ्रांस के लिए वो था कि हम लोगों में पहले राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाएं। तो राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैलेगा लोगों में, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन है आपका, इसमें आप आ जाइएगा क्वेश्चन, इसमें आप देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी
टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपल्स। ठीक है, फ्रांस के लोगों में सामूहिक संबंध की भावनाओं को फैलाने के लिए या सामूहिक संबंध की पहचान को पैदा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, है ना। जैसे आप इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आज़ादी से पहले हम लोग कभी अपने आप को ये नहीं बोलते थे कि वी आर इंडियंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों का लोकल आइडेंटिटी था, क्या था, तो हम जहाँ से बिलोंग करते थे, झारखंड से, तो बोलते थे वी आर झारखंडी। जो बिहार से वी आर बिहारी, है ना। जो उत्तर प्रदेश से वो बोलता था कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, है ना। किसी में एक नेशनल वाइड आइडेंटिटी नहीं था, है ना। लेकिन जब आज़ाद हो गया, भारत एक नेशन स्टेट बन गया, एक संगठित राज्य बन गया, अब हम लोग बोलते हैं कि वी आर फर्स्ट इंडियन, देन वी बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट, है ना। तो यहाँ पे भी सामूहिक संबंध की भावना को उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। किसके द्वारा? फ्रेंच रेवोल्यूशंस के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टुक द वेरियस स्टेप टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल्स, है ना। उसके बाद लिखेंगे दीज आर फ्लोइंग। दीज आर फ्लोइंग। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि दे एम्फासिस्ड द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियन so that people could enjoy equal rights under ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमको अपने लैंग्वेज में लिखना है। उन्होंने क्या किया, किस पर बल दिया? ला पैट्रिया मतलब फ्रांस को वो फादरलैंड घोषित किया और वहाँ के लोगों को क्या किया, वहाँ के नागरिक घोषित किया। ऐसा क्यों किया? ताकि सभी लोग एक समान समझ सके अपने आप को एक संविधान के अंदर, है ना। तो पहला पॉइंट आपको हम क्या बोले कि दे एम्फासिस्ड, जोर दिया, किस पर दिया? द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड द ला सिटियन, सो दैट, ताकि दे इंजॉयड इक्वल राइट्स, ताकि वे एक तरह के अधिकारों को इंजॉय कर सकें, इस्तेमाल कर सकें अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसके अंदर? एक संविधान के अंदर, विथ इन द यूनाइटेड टेरिटोरी, है ना, एक संयुक्त राष्ट्र के अंदर। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि दे एम्फासिस्ड द आइडियाज ऑफ द ला पैट्रिया एंड द ला सिटियंस सो दैट पीपल कुड एंजॉय द इक्वल राइट्स अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दे चूज ये न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्री कलर एंड रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्या किया उन्होंने? एक 3 कलर का झंडा उन्होंने चुना। ठीक है, और किसके स्थान पर चुना? जो पहले राजा से संबंधित झंडा था उसको उन्होंने हटा दिया। रॉयल मतलब होता है राजवंश, है ना, राजा से संबंधित, तो वो झंडा हटा दिया और उसके जगह पे उन्होंने क्या चुना? ट्री कलर फ्लैग चुना। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे लोगों को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जो 3 दिन के वेज को एक बार में टैक्स के रूप में चुका सके। 3 दिन की मजदूरी को एक बार में टैक्स के रूप में चुका सके, उसको बताया गया था एक्टिव सिटीजन, है ना। और जिसका उम्र 25 से ज़्यादा हो और वो पुरुष होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को, गरीब पुरुष को जिसका उम्र 25 से कम था, वैसे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो लुई 16वां के समय जो वहाँ पे असेंबली था, जो सभा था, उसका स्टेट जनरल नाम था। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट होगा ये शायद, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय
द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। अब जो स्टेट जनरल का मेंबर होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, ठीक है। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। और जो स्टेट जनरल था ये तो राजा का सभा था, इसलिए राजा नाम लगा हुआ था इसमें, राजा से संबंधित। स्टेट मतलब होता है कि जो बड़े अभिजात वर्ग के लोग हो, जो अमीर वर्ग का लोग हो, ठीक है, उसके सामने ये सब वर्ड लगा रहता है। अब इसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया गया, नेशनल असेंबली। तब इसको अब दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि द मेंबर्स ऑफ द स्टेट जनरल नाउ इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स एंड इट वाज रीनेम्ड एज ए नेशनल असेंबली। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आपको बस हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इसे रटे नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दे कंपोज्ड न्यू हाइमन्स। वे लोग, हाइमन्स मतलब होता है नए संगीत रचे गए। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पे नए संगीत रचे गए, राष्ट्रगान जन गण मन, है ना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, है ना। तो उस तरीके से वहाँ पे भी नया सॉन्ग रटा गया, ठीक है। उसी में फिर ऐड करेंगे इसमें ओथ्स टेकन, नए शपथ लिए गए, एंड मैट्रियाज कमेमोरेटेड, और शहीदों का गुणगान किया गया, है ना। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे का पॉइंट एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे, आगे जो है वो आप चलेंगे कि ही इस्टेब्लिश्ड या फिर सेटअप ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। बात समझ में आया, है ना। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि दे, क्योंकि दे इसलिए होगा क्योंकि रिवोल्यूशनरियों के द्वारा, यहाँ कोई एक लीडर नहीं है जो ही हम यूज करेंगे, ये सारे क्रांतिकारी लोग मिलकर के। आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में कोई एक व्यक्ति नहीं है। जैसे भारत में हम लोग बोलते हैं कि अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इंडिया गॉट द फ्रीडम, लेकिन फ्रांस के लिए हम लोग ये वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई एक लीडर नहीं था जो कि आज़ादी का श्रेय ले सके। वहाँ पे जो है सभी लोग मिल करके फ्रांस की क्रांति को सफल बनाए थे, इसलिए यहाँ पे सभी काम रेवोल्यूशनरियों के द्वारा हो रहा है, तो इसीलिए हम उनका दे यूज करेंगे कि दे इस्टेब्लिश्ड ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि दे फॉर्मुलेटेड मतलब होता है बनाना, यूनिफॉर्म एकीकृत, लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स विथ इन इट्स टेरिटरी। पहले क्या था, फ्रांस में अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कानून बना हुआ था। जैसे आप देखेंगे, अगर हम अपने देश से उदाहरण लें तो आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे एक क्षेत्र में अलग कानून है, दूसरा क्षेत्र में अलग कानून है, तीसरा क्षेत्र में अलग कानून है, चौथा क्षेत्र में अलग कानून है ना। तो उसको क्या किया गया, ख़त्म किया गया और पूरे देश के लिए एक कानून बनाया गया, और सभी के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब के लिए एक कानून होगा। अगर बड़ा कोई क्राइम करता है तो उसके लिए भी वही सज़ा मिलेगा, जो छोटा क्राइम करेगा उसको भी वही सज़ा मिलेगा। तो एक एकदम यूनिफॉर्म मतलब एकीकृत, एक जैसा कानून बनाया गया सभी लोगों के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट होगा दे एबॉलिश्ड ऑल इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज, ठीक है। इंटरनल कस्टम्स क्या हो गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ क्या हो गया, देश के अंदर आप जहाँ पे जैसे आप देखते हैं, जैसे आप अगर आप देखें झारखंड से आप बिहार गए, बिहार से गए राजस्थान गए, यूपी गए, तो सब जगह पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो देश के अंदर जो आवाजाही को लेकर के, गुड्स को लेकर के जो टैक्स देना पड़ता है उसको हम लोग इंटरनल कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो फ्रांस का जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। फर्स्ट स्टेट जहाँ पे क्लेर्गी था, सेकेंड स्टेट जहाँ पे नोबल्स थे, और थर्ड स्टेट जहाँ पे कुछ अमीर। वो थर्ड स्टेट 3 वर्गों में बटा हुआ था। जो अमीर लोग थे जहाँ पे मध्यम वर्ग थे, डॉक्टर इंजीनियर वकील, दूसरे में जो थे मिडिल क्लास के जो किसान थे, और जो सबसे पुअर थे वो नीचे थे, है ना। तो जो नीचे वाले लोग थे उन पे जो नोबल्स लोग थे, ज़मींदार लोग थे, वो बहुत सारा ड्यूज लादे हुए थे, बहुत सारा ड्यूज उन पे चढ़ा हुआ था। तो ये लोग क्या किए, सारा ड्यूज और राजा जो अपना कर का हिसाब किताब लगा रखा था कि इस पे इतना कर है, उस पर उतना कर है, वो सब कुछ समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा, रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि दे सेटअप ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर, ठीक है। वो क्या किए,
फ्रांस में क्या था कि एक जगह पे अगर आप 1 किलो आम खरीदते तो हो सकता अभी जैसो जो फॉर्मलाइज या फिर यूनिफाइड जो वेट और मेजर सिस्टम है वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। तो आप चाहे हजारीबाग में ख़रीदें, चाहे रांची में ख़रीदें, चाहे दुनिया ये भारत के किसी कोने में ख़रीदें, आपको 1000 ग्राम का 1 किलो मिलेगा। पहले ये फ्रांस में क्या था कि आप एक जगह पे अगर ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको 900 ग्राम का 1 किलो मिल रहा है, कहीं 800 ग्राम का 1 किलो मिल रहा है, कहीं 1200 ग्राम का 1 किलो मिल रहा है। उसी तरीके से अभी जो अगर मेजर सिस्टम है अगर आप देखेंगे तो 100 cm का 1 मीटर होता है। तो उसी तरह फ्रांस में क्या था, कहीं आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो 50 cm का 1 मीटर मिल रहा है, कहीं पे 98 cm का 1 मीटर मिल रहा है, कहीं पे 112 cm का 1 मीटर मिल रहा है। इस तरह का कंडीशन वहाँ फ्रांस में था। तो ये लोग क्या कर दिए, ये क्या किए, वो उसको भी यूनिफाइड कर दिए। यूनिफाइड मतलब एकीकृत कर दिए। अब आप कहीं पे भी फ्रांस में अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो 1000 ग्राम का 1 किलो मिलेगा, और कहीं कपड़ा खरीदते हैं तो 100 cm का 1 मीटर मिलेगा। तो दे इस्टेब्लिश्ड ये यूनिफाइड मेजर एंड वेट सिस्टम इन द फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि फ्रांस में जो है बहुत सारी भाषाएं थी, बहुत तरह तरह के भाषा बोले जाते थे। एक एरिया में एक भाषा, दूसरे एरिया में दूसरा भाषा, तीसरा एरिया में तीसरा भाषा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, कठिन था काम करना। और ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते थे, है ना। जैसे आप भारत में देखते हैं कि यहाँ पे भी अभी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक बोल सकते हैं औपचारिक रूप से हिंदी को कि अधिकतर लोगों के द्वारा बोला जाता है और हिंदी से अधिकतर लोग जुड़ते भी हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो रेवोल्यूशनरी लोग थे वो क्या किए कि जितने भी रीजनल भाषाएं थी उसको डिस्करेज किए। डिस्करेज मतलब हतोत्साहित किए, उसको ख़त्म करने की कोशिश किए गए, और फ्रेंच लैंग्वेज को चुन लिया गया एज ए नेशनल लैंग्वेज, है ना। तो वहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम रेवोल्यूशनरियों के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दे का उपयोग कर रहे हैं। दे डिस्करेज द ऑल रीजनल लैंग्वेजेज एंड द फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, है ना। वो लोग क्या किए, जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं थी उसको डिस्करेज किए और फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज के रूप में या देश की भाषा के रूप में उसको चुन लिया गया। तो इस तरीके से ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, और इस तरीके से अगर आप इसको लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करें कि जितना भी क्वेश्चन का आंसर हो वो पॉइंट वाइज हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर पैराग्राफ में हो तो छोटा छोटा पैराग्राफ बनाएं, क्योंकि आप अगर एक ही क्वेश्चन को लंबे से बिना कोई पैराग्राफ में बांटे अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है वो पढ़ता नहीं है। अगर उसको छोटा छोटा पॉइंट में या 2-3 लाइन के पैराग्राफ में आप उसको लिखते हैं तो वो पढ़ने की कोशिश करता है, फिर आपकी बातों को समझने की कोशिश करता है। और आगे हम बताएंगे भी, एग्ज़ाम जब आएगा तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखना है। तो आप इसको देखेंगे और लोगों को बताएंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। जैसे जैसे व्यूअर बढ़ेगा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा थोड़ा लंबा वीडियो और थोड़ा अच्छे से कोशिश करेंगे हम आपको समझाने का। अभी यही रुकते हैं, सभी को थैंक यू।